गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो 2022 की ये विश्व असमानता रिपोर्ट जो है, क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है। और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एक रिसर्च सेंटर है, एक शोध केंद्र है जो कि पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का हमें देखने को मिलता है। और ये जो लेबोरेटरी जो है गाइस, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ये अलग अलग कंट्री के फाइनेंशियल डेटा को स्टडी करती है। किस पर्पस के लिए? अलग अलग कंट्री की वित्तीय डेटा को क्यों इसका अध्ययन करती है? तो अध्ययन करके ये पता लगाती है, एनालाइज करती है कि एक कंट्री के अंदर जो इनकम है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि किस प्रकार से एक कंट्री के अंदर इनकम अलग अलग लोगों के पास हम लोग को देखने को मिल रही है। राइट, रिच के पास है, पुअर के पास है, और इससे पता लगाती है ये कि एक कंट्री के अंदर इनकम इनइक्वालिटी या फिर इनकम गैप कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस रिपोर्ट का महत्व हम लोग को क्या देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलता है? तो इस रिपोर्ट में दी जाने वाली जो जानकारी है ये काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अधिकांश लोकतंत्रों में धनी व्यक्ति अपनी आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है, इस बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जो रिच लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को काफी ज्यादा फंड प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, सरकार बनाती है, तो वो उन जिन लोगों ने उनको फंड प्रोवाइड किया है जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो उन लोग के इंटरेस्ट के हिसाब से सरकार पॉलिसीज बनाती है। राइट, क्योंकि देखो सरकार का काम क्या है? पॉलिसीज बनाना हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए। राइट, बट कई केसेस में हमें देखने को मिलता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को जीतने में किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने अगर मदद करी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएंगी। तो ये तो कई बार गलत होगा, है कि नहीं? तो इस चीज को भी देखा जाता है। इस बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कई केसेस हम लोग को ऐसे देखने को मिले हैं कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके डायरेक्ट रिलेशंस हम लोग को नेताओं के साथ देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ देखने को मिलते हैं, है कि नहीं? तो ये वाली बात। इसलिए जिस देश में असमानता जितनी अधिक होगी, वहां इस बात की उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आर्थिक रूप से संपन्न अल्पसंख्यक देश के बहुसंख्यकों के भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो रिच लोग, राइट, तो ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर या पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर कंट्री की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। राइट, अब जब कंट्री पॉलिसी बनाएगी तो वो किसके इंटरेस्ट में बनाएगी? रिच के इंटरेस्ट में बनाएगी। बट रिच का इंटरेस्ट कब होगा? जैसे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका फायदा कब होगा? कि जब उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा मात्रा में लोग परचेज करें। मतलब कि इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि जो रिचेस्ट लोग हैं, जो माइनॉरिटी में है, वो मेजॉरिटी लोगों का जो फ्यूचर है कंट्री को लेकर वो डिसाइड करेंगे। यानी कि मेजॉरिटी लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मेजॉरिटी डिसाइड नहीं करेगी, दैट विल बी गोइंग टू डिसाइडेड बाय द माइनॉरिटी, दोज हु आर रिच। राइट, तो इसका मतलब ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, और ये काफी एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कराती है, जिसको काफी सारे पॉलिसी मेकर जो है बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आईएएस आईपीएस आप कल को बनोगे, राइट, आप हमारी कंट्री की पॉलिसीज बनाओगे, तो आप लोग ये सब डेटा को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऐसे डेटा आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राइट, क्योंकि आगे चल के भी आप ये सब डेटा के माध्यम से कंट्रीज के लिए पॉलिसीज बनाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जानते हो कि पॉलिसीज नेता थोड़ा ना बनाते हैं, पॉलिसी तो आप लोग बनाओगे, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, तो आप लोग पॉलिसीज बनाओगे। राइट, वो तो सिर्फ अप्रूव करेंगे क्योंकि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है। राइट, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर हम लोग को क्यों ऐसा देखने को मिलता है कि इतना पढ़ लिखने के बाद, एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद भी फिर अल्टीमेट जो अप्रूवल की जो पावर होती है वो नेता के पास में होती है। तो उस पर भी हम लोग आएंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे जब कोई टॉपिक आएगा, तो इस पर भी मैं आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी के लिए आप समझ गए कि ये रिपोर्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या क्या डेटा ये रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो अब हम जानेंगे कि 2022 की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत काम की है। आप चाहें तो इसको पेन और पेपर लेकर रिकॉर्ड भी करते रहें। तो राष्ट्रीय आय में भागीदारी के संदर्भ में अमीर और गरीब के बीच का अंतर काफी बड़ा है। तो ये रिपोर्ट ने बताया है कि पूरे दुनिया भर में अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है।
सरकारी नीति अमीर के फेवर में जो बनाई जा रही है, उसके कारण ये अंदर और बढ़ रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट ने ये चीज रिफ्लेक्ट कर दी है कि जो रिच लोग जो हैं वो कंट्री की पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। और इसी के कारण रिच रिच होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और ये इनके बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, जिस अंतर को कम करना है, राइट। richest 10% of global population takes home 52% of the global income। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, लिख लो कि जो रिचेस्ट लोग जो है 10% पूरे दुनिया भर में, राइट, पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन में 10% जो रिचेस्ट लोग हैं वो पूरे दुनिया भर में जो इनकम जनरेट होती है उसका 52% यानी कि आधे से ज्यादा अपने पास ले जाते हैं, राइट। वेयरएज पुअरेस्ट 50% गॉट ओनली 8.5%। जो सबसे गरीब जो 50% लोग हैं हमारे पूरे दुनिया के, उनके पास पूरे दुनिया भर की इनकम का मात्र 8.5% ही आ पाता है। बहुत अच्छा डेटा है, इसका उपयोग आप मेंस में जरूर करिएगा। और गाइस, वैश्विक संपत्ति असमानता आय असमानता से भी बदतर है। सबसे गरीब 50% आबादी के पास वैश्विक संपत्ति का मात्र 2% है, जबकि सबसे अमीर 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 76% भाग है। बहुत सही चीज बताई है। अब और एक तो ये चीज प्रैक्टिकल भी है। अभी हम लोगों ने क्या चीज समझी कि इनकम इनइक्वालिटी, आय असमानता बहुत ज्यादा है, बट उससे भी ज्यादा है जो संपत्ति असमानता, वेल्थ इनइक्वालिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो अमीर लोग हैं, आपको पता है कि अमीर का एक बंगला तो होता नहीं है, उसका एक बंगला लंदन में होगा, एक पेरिस में होगा, राइट। और बंगला के हवेलियां उनकी होती हैं, और मालदीव्स में, दुबई में, अलग अलग जगह पे उनकी संपत्तियां होती हैं। तो डेटा हमें यह बता रहा है कि जो सबसे अमीर 10% लोग हैं उनके पास कुल संपत्ति, पूरी ग्लोबल प्रॉपर्टीज जो है, एसेट्स जो है, संपत्ति जो है, वेल्थ जो है, उसका 76% है। अब प्रॉपर्टी में कहीं शेयर भी आता है, राइट, प्रॉपर्टीज भी आती हैं जो नॉर्मल बिल्डिंग्स, हाउसेस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, और कोई भी एसेट, मतलब एसेट मतलब संपत्ति, आपके घर के बाहर जो आपकी गाड़ी खड़ी होगी, दैट इज ऑल्सो योर एसेट, योर संपत्ति। गेटिंग इट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अलग अलग देशों के बीच असमानता में कमी हो रही है, जबकि देशों के भीतर असमानता बढ़ रही है। बहुत अच्छी चीज इस रिपोर्ट ने बताई है कि अलग अलग कंट्री, जैसे कि पहले जो कंट्रीज पुअर कैटेगरी में थी, जैसे कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, राइट, अब जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो गई है इनकम के मामले में भी, राइट, हमारी कंट्री इंडिया। तो अलग अलग कंट्रीज आज की डेट में डेवलप कर रही है इनकम के मामले में, राइट, यानी कि इनके बीच की जो हम लोग को देखने को मिलती थी ना इनइक्वालिटी, असमानता, वो कंट्रीज आपस में, कंट्री के बीच में कम हो रही है, राइट। बट कंट्री के अंदर असमानता बढ़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला। एक कंट्री के अंदर, यानी कि इस कंट्री में रहने वाले जो खुद लोग हैं, उनके बीच में रिच और पुअर का जो गैप है वो बड़ा है, बट आपस में कंट्री के बीच में जो रिच और पुअर या फिर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज का जो गैप है वो कम हो रहा है। मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज बढ़ रही हैं, राइट, बट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही रिच और पुअर का गैप या इनकम इनइक्वालिटी का गैप इंक्रीज हो रहा है, असमानता बढ़ रही है। तो ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे अमीर 10% देशों की औसत आय और सबसे गरीब 50% देशों की औसत आय के बीच का अंतर 50 गुणा से घटकर 40 गुणा से भी कम हो गया है। और देशों के भीतर शीर्ष 10% व्यक्ति और निचले 50% व्यक्ति की औसत आय के बीच का अंतर लगभग 2 गुना या 3 गुना, 5 गुणा से 15 गुणा तक हो गया है। तो देखिए आप क्या चीज हमें देखने को मिल रही है कि आपस में कंट्रीज के बीच में इनकम इनइक्वालिटी तो कम हो रही है, बट कंट्री के अंदर रिच और पुअर का गैप इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग इट? तो ये चीज है। देश अमीर होते जा रहे हैं किंतु सरकारें गरीब हो रही है। तो ये एक स्टेटमेंट भी इसके अंदर हमें देखने को मिला कि कंट्रीज आर ग्रोइंग रिचर बट गवर्नमेंट्स आर बिकमिंग पुअर। अब ऐसा क्यों? राष्ट्रीय संपत्ति में निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का हिस्सा बढ़ रहा है। आपको पता है गाइस कि हमारी कंट्री के अंदर भी हम लोग एग्जांपल से अगर बात करें तो हमारी कंट्री की काफी सारे जो पब्लिक एसेट्स थे
अब उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। काफी सारी जो सरकारी प्रॉपर्टीज थी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो क्या चीज हम समझे इससे कि पब्लिक एसेट जो है, पब्लिक संपत्ति जो है वो कम हो रही है और निजी संपत्तियां बढ़ रही हैं। प्राइवेटाइजेशन का रोल बिगर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। और प्राइवेटाइजेशन हाइप पर है काफी ज्यादा। आप देख रहे हैं कि आज की डेट में हमारी कंट्री की पॉलिसीज में भी हम लोग प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं काफी ज्यादा, राइट। और इनइक्वालिटी अगर हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करें, यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर इनइक्वालिटी को, असमानता को कॉन्टिनेंट वाइज भी जो है वो बताया गया है। तो यूरोप की बात करें गाइस, तो यूरोप जो है वहां पर सबसे कम इनकम इनइक्वालिटी है, राइट। टॉप 10% लोगों के पास 36% ही हम लोग को शेयर देखने को मिल रहा है, मतलब इनकम का। यानी कि यूरोप के अंदर जो टॉप 10% जो लोग हैं उनके पास 36% इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं, यानी कि पूरी उस यूरोप की। और इनइक्वालिटी हाईएस्ट जो है वो कहां पर है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र पर, राइट। सबसे हाईएस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। यहां शीर्ष 10% आबादी का आय में 58% हिस्सा है। यानी कि अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की, तो यहां पर इन कंट्रियों में टॉप 10% जो रिच लोग जो है उनके पास जो इनकम है पूरी कंट्री की नेशनल इनकम का 58% से ज्यादा है। देखिए, तो इस प्रकार की चीज सामने आई है। अब मेन चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम अपने इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर इनकम इनइक्वालिटी, आय असमानता किस प्रकार की है। तो भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें पता है। ये डेटा गाइस मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग नोट करें। यहां शीर्ष 1% आबादी का राष्ट्रीय आय में 21.7% हिस्सा है। हमारी कंट्री के अंदर टॉप 1% जो लोग हैं उनको हमारी नेशनल इनकम का 21.7% मिल रहा है। टॉप 1% लोग, 20% से ज्यादा हमारी कंट्री की इनकम जो है उनके पास है, टॉप 1% लोगों के पास। आप ये सिंपल शब्दों में ये चीज कह सकते हैं और ये चीज यूज भी किया करो, जैसे डे टू डे लाइफ में फैक्ट्स को याद रखने के लिए बोला करो अपने दोस्त को कि तुझे पता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो 1% जो सबसे रिच आदमी है ना, उसके पास हमारी कंट्री की टोटल नेशनल इनकम जो है उसका 20% से ज्यादा हिस्सा है। ऐसा बोला करो, इससे क्या होगा कि आपको फैक्ट्स भी याद रहेंगे और चीजें आप रिमेंबर करते रहोगे, रिकॉल करते रहोगे बार बार, राइट। और शीर्ष 10% भारतीयों का राष्ट्रीय आय में 57% हिस्सा है। टॉप 10% जो लोग हैं, यानी कि आप ये मान के चलो आसान और सिंपल भाषा में कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर जितने लोग इनकम करते हैं, यानी कि टोटल इनकम जो हमारी कंट्री के अंदर जनरेट होती है, उस टोटल इनकम का, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारी पूरी कंट्री के अंदर 100 करोड़ जनरेट हुए, ठीक है। 100 करोड़ इनकम सभी लोगों ने मिलकर कमाई, सभी लोग ने इनकम कमाई, राइट। 100 करोड़ इनकम उन सभी के खाते में है। बट इन 100 करोड़ में से, इनकम में से आप ये मान के चलिए कि 57 करोड़ से ज्यादा जो कमाई है वो कौन ले जा रहा है, सिर्फ कंट्री के टॉप 10 रिचेस्ट लोग, 10% रिचेस्ट लोग। या फिर आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री के 10% लोगों की जो कमाई है वो हमारी कंट्री की टोटल इनकम की 60% या 57%, आप कहो एग्जैक्टली 57% की कमाई हमें देखने को मिलती है। मतलब वो ले जाते हैं पूरी, यानी कि जो पूरी इनकम जो जनरेट हो रही है कंट्री की, वो 10% लोग जो है वो 57% इनकम जनरेट करते हैं। इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, राइट। तो ये चीज है, इसलिए तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, इसलिए भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अभी उस पर भी हम लोग आएंगे कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं, इस पर भी तो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये चीज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं गाइस। और निचले स्तर की 50% आबादी का मात्र 13% हिस्सा ही हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि इनके पास सिर्फ 13% है नेशनल इनकम का। 50% आबादी निचले स्तर की, और निचले स्तर की 50% आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 53,610 रुपए है। और शीर्ष 10% आबादी की आय इससे 20 गुना ज्यादा है, यानी कि 11,66,520 रुपए, 11,66,520 रुपीज हम लोग को देखने को मिल रही है। टॉप 10% जो पॉपुलेशन है उनकी इनकम 20 टाइम ज्यादा है 50% पॉपुलेशन की इनकम से। कहीं एक चीज मैं आप लोग को समझाऊंगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा इनकम इनइक्वालिटी के बारे में, और हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है। बट लेट मी टेल यू गाइस,
जैसे आप जैसे कि होंगे अच्छे, आपके पास पैसे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बिल गेट्स का एक बहुत ही बढ़िया सा कोट मैं आपको बताता हूं, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट अगर आप गरीब मरोगे तो इट इज ओनली योर फॉल्ट, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। लोग देखिए यार कितने नीचे स्थल से जो है वो लोग क्या कुछ नहीं कर जाते हैं यार, क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। और आपको कोई अमीर बनने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है, अपने आप पैसा आपके हाथ में चल के आएगा। जॉब पे ही ऑलरेडी आपकी 1-1.5 लाख रुपए तो इनकम होगी यार, मतलब कुछ समय के बाद स्टार्टिंग जो होगी वो 50,000 समवेयर से तो चालू ही होगी। और वो छोड़ो, पर्क्स तो इतने मिलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तो सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करना है यार, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। एक चीज ये मेरी बात मान लो। और दूसरी बात, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर किसी डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर लाइन लगा के बैठे रहे, तो इस एग्जाम की तैयारी करो, टाइम वेस्ट मत करो। आपको नहीं पता है क्या चीज आपको मिलेगी इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। शाहरुख खान कितना अमीर आदमी है आप जानते हो ना, उसका लड़का आर्यन खान, उसको उठाकर बंद कर दिया था। और किस केस में? वो उसके पास मेरे ख्याल से वो पुड़िया भी जो है कोकीन की नहीं मिली थी, उस केस में उसको बंद कर दिया था। राइट? क्यों? क्योंकि उसके पास ब्यूरोक्रेसी की पावर नहीं है। पैसा तो है, पैसा तो कोई भी कमा लेगा, बट गाइज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेट बनोगे आप, एक पावर आपके हाथ में होगी, ये गेम अलग है। तो इस गेम के लिए तरीके से तैयारी करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, चलो तैयारी जो है वो तगड़ी होनी चाहिए। और ये रही बात अमीर और गरीब की, तो पैसा तो आप खूब बनाओगे उसमें मुझे पता है, बट ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि गरीब पैदा हुआ है तो आपकी गलती नहीं है, बट अमीर नहीं बनोगे तो आपकी गलती है, ये मान के चलो मेरी। राइट? चलो दम से मेहनत करो, पैसा तो कमाओगे सभी लोग। तो भारत में असमानता 1947 से पहले और बाद में क्या थी, इस चीज का भी एनालिसिस हम लोग करेंगे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो भारत में वर्तमान आय असमानता ब्रिटिश शासन काल के मुकाबले बदतर है। आज की डेट में जो इनकम इनइक्वालिटी जो इंडिया के अंदर है वो बदतर है। पहले फिर भी ठीक थी, पहले फिर भी अच्छी थी। अंग्रेजी शासन 1858 से 1947 का जो था, 1858 से 1947 का जो ब्रिटिश जो शासन हम लोग को देखने को मिला था इंडिया के अंदर, तो उस दौरान भारत में शीर्ष 10% आबादी का राष्ट्रीय आय में लगभग 50% का हिस्सा था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी कंट्री के अंदर टॉप 10% जो रिचेस्ट लोग जो हैं उनके पास हमारी कंट्री की, हमारी नेशनल इनकम का कितना परसेंट हिस्सा है, जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, देखते हैं कि किसको पता है, कौन ध्यान से सुन रहा है, बताओ। तो 57% आज की डेट में टॉप 10% जो रिचेस्ट लोग हैं उनके पास नेशनल इनकम का 57% है। कब की बात हो रही है? 1858 टू 1947। तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला था? 50% था। पहले कम था, ब्रिटिश शासन के दौरान ये बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद के दशक में, इसकी भी अगर हम लोग बात करें तो समाजवादी आर्थिक नीतियों ने आय असमानता को कम किया, जिससे शीर्ष 10% जो लोग थे उनकी इनकम, अगर नेशनल इनकम में उनके शेयर की बात करें तो वो 35 से 40% हो गया था। मतलब कि जब हमारी कंट्री को जब आजादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, तो उसके बाद पॉलिसी मेकर ने इस प्रकार की पॉलिसी बनाई कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर तरीके से हो रहा है। अच्छा, इसमें आप लोगों को शायद एक डाउट आए कि सर ये तो अमीरों के लिए तो गलत बात हो जाएगी। ये बात हो रही है परसेंटेज की गाइस, मनी की नहीं। इट इज अबाउट परसेंटेज, इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा कमाओ भरकर, बट परसेंटेज के मामले में वो चीज अलग दिखती है। कैसे? अब वो उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि लेट से कि 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 100 करोड़ रुपए हैं मार्केट पे, 100 करोड़ रुपीस, ठीक है, उसका 10% आप मुझे बताएं कितना होगा 100 करोड़ रुपीस का? तो आप बोलोगे सर 10 करोड़ रुपए। 10%, 1000 करोड़ का 10% बताओ, 1000 करोड़ का 10% बताओ। अब मैं बोल देता हूं कि 100 करोड़ को अपन 1000 करोड़ बना देते, तो आप बोलोगे सर 100 करोड़। तो हमने क्या बोला? परसेंटेज तो 10 ही है, बट मनी ज्यादा है ना, मनी ज्यादा है। आप नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ कि सर ऐसा तो रिच के लिए जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपकी कंफ्यूजन भी मिटा दी। मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन कब आएगा, कहां पर आएगा।
तो परसेंटेज के सेंस की यहां पर बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि रिचेस जो है वो कम जो है वो इनकम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री के अंदर जो गरीब लोग जो है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो भी अर्न कर रहे हैं, और ऐसा वैसा नहीं, अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे परसेंटेज वाइज होगा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल होगा या फिर कम होता जाएगा रिच और पुअर के बीच में, है ना। इनकम इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगी। तो ये चीज है। तो हमने क्या चीज समझी, 2 पॉइंट, कि ब्रिटिशर्स के एरा में, उनके शासन में जो इनकम इनइक्वालिटी थी वो 50% की थी, आज की रेट में 57% है एट प्रेजेंट टाइम। स्वतंत्रता जब हम लोग को मिली थी तब उस समय हमने 35 से 40% कर दी थी, और भी अच्छा जो है वो कर दिया था। यानी कि टॉप 10% जो रिच लोग जो थे उनके पास जो इनकम आती थी वो 35 से 40% हमें देखने को मिलती थी, राइट। और रिपोर्ट के अनुसार 1980 के दशक में विनियमन और उदारीकरण नीतियां जो आई थी, डीरेगुलेशन और लिबरेशन पॉलिसीज जो हमने लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पता है ना आपको, एलपीजी। तो इसके कारण पूरे दुनिया भर में, हम तो एलपीजी हमने ओपन किया था 1980s के एंड में, 1990s के आसपास, बट काफी सारी कंट्रीज के अंदर प्राइवेटाइजेशन हाइप पर जा रहा था, राइट। तो उसके कारण विश्व में आय और धन असमानता में सबसे अधिक वृद्धि हुई। मतलब कि क्लियरली क्या मैं ये कह सकता हूं कि लिबरलाइजेशन इज द मेन कल्प्रिट? क्या मैं ये कह सकता हूं? बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो कभी भी मेंस के आंसर को सीधे सीधे यस या फिर नो में मत लिखना। लिबरलाइजेशन इज गुड, क्योंकि लिबरलाइजेशन ने हमें बचाया है बहुत सारी चीजों से। लिबरलाइजेशन के कारण बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। प्राइवेट सेक्टर जब इन्वॉल्व होता है तो वो ना ही सिर्फ पैसा लेकर आता है, ना ही सिर्फ एक सेक्टर की ग्रोथ करता है, बल्कि टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसफर होती है, टेक्नोलॉजीज भी आती हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बुरा है, हमेशा सभी चीज पब्लिक सेक्टर करे, ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। तो आप जब अपने आंसर को लिखेंगे तो आप उसकी बेनिफिट्स भी लिखें, और उसके वो भी लिखें आप कि इसके कॉन्स भी क्या है। कॉन्स क्या है, यानी कि इसके आप बेनिफिट्स तो लिख रहे हो, प्रोस तो लिख रहे हो, बट कॉन्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, इससे होने वाले नुकसान क्या है। वो ये है कि जो रिचेस्ट लोग जो है वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में ये वाली चीज समझी थी। तो कभी भी टॉपिक को पढ़ो तो पूरे उसके हर एक एरियाज को अच्छे से कैप्चर करो। तो ओवरऑल हमें क्या सीखने को मिला इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से? तो रिपोर्ट ने ये चीज पॉइंट आउट करी कि इनइक्वालिटी और गरीबी ये निश्चित नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगी, बट ये डिपेंड करेगा पॉलिसी के ऊपर एक कंट्री की, कि उस कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी रहनी है नहीं रहनी है। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने ऐसी पॉलिसीज बनाई थी कि इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई, बट अभी बढ़ गई हैं। तो आज की डेट में क्या करने की आवश्यकता है? इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए सरकार ऐसी पॉलिसीज जो है वो बनाए कि जिसके चलते इनकम इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो। तो आप सजेशन पर क्या लिखेंगे? मेंस के आंसर में जो सजेशन लिखना होता है आखिरी में, तो उसमें आप इसी चीज को जो है वो मेंशन करेंगे कि पॉलिसी मेकर्स को इस प्रकार की पॉलिसीज बनानी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट तो हो, बट उस पर रेगुलेशन हो, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करना है। क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर आज की डेट में तो इनकम तो दूर की बात है यार, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, राइट। बेरोजगार हमारे यहाँ के युवा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको रिजॉल्व करना है, राइट। तो ये था आपका इस पूरा टॉपिक इस रिपोर्ट से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, थोड़े से टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता हूं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये टाइम देंगे तो फायदा सिर्फ आपका होगा और किसी का नहीं, राइट।